Good morning, students. We will start in 2 minute time. All right. So, good morning, one and all. Let us start today's class on reading comprehension, summary type questions. Basically, today's class is about mind the traps. Now, what do we mean by traps? Okay. So, for quite a few of you, this is your first class. I think three, four of you are attending the first time you are attending the English class. All right. So what we are going to learn today, those who have attended the last class, they must have understood one thing, that when a paper is set, CAT में जब पेपर सेट होता है तो मैंने क्या बताया था, और वो बड़ा लॉजिकल भी है, आपको पता ही होगा। एक एग्जामिनर होता है जो कहीं से पैसेज उठाता है और उस पैसेज के अराउंड 5 क्वेश्चन बिल्ड करता है। तो हम जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम ले रहे हैं, हमें दो लोगों से डील करना होता है। एक है ऑथर ऑफ द पैसेज या ऑथर ऑफ द टेक्स्ट, जहां से उठाया। एग्जामिनर खुद तो लिखता नहीं है, वो नेट से कहीं से उठाता है। ऑथर ऑफ द पैसेज, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था या डील किया था कि एक ऑथर कुछ पैसेज लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखता है। हमने लास्ट क्लास में किया था कंपोनेंट्स ऑफ पैसेज क्या होते हैं, और हमने ये देखा था, आई एम जस्ट रिविजिटिंग ऑल द थिंग्स सो दैट एवरीबडी इज इन सिंक, ऑलराइट, एंड इट विल बी गुड रिविजन फॉर एनीवेज फॉर ऑल अदर्स आल्सो। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब मैंने आप लोगों को ही बोला था आपको अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे बताओ, तो आप लोगों ने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे, और फिर मैंने पूछा था कि उस टॉपिक्स को आप किस तरीके से अरेंज करोगे, राइट। सो हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ पैसेज, यानी एक ऑथर अपने पैसेज में क्या क्या चीजें रखता है। तो दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी 4 थिंग्स, जस्ट टू रिवाइज वंस अगेन। उसके पैसेज में एक मेन आइडिया होता है जिसको वो बताना चाहता है। ऑलवेज, हमेशा, बिना किसी आइडिया के आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अभी मैं आपको लिखने बोल दूं तो सबसे पहले आप यही तो सोचोगे किस चीज के बारे में लिखूं और क्या लिखूं। सो दैट इज द मेन आइडिया। इफ दिस पार्ट इज क्लियर तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर इस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वो देता है कुछ एविडेंसेस,
ठीक है, वो देता है कुछ एविडेंसेस सपोर्ट करने के लिए। मेरा मेन आइडिया तो है, मैं लिखना इस टॉपिक पे चाह रहा हूँ, बट उसके फेवर में लिख रहा हूँ कि अगेंस्ट में लिख रहा हूँ कि उसकी सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, व्हाटएवर, तो मैं कुछ एविडेंस दूंगा। एविडेंस एग्जाम्पल के फॉर्म में हो सकता है, किसी दूसरे इंसान को कोट कर सकता हूँ, कोई रिसर्च को कोट करके बता सकता हूँ कि एक रिसर्च में ये पाया गया, इस वजह से मेरी बात सही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट इज हाउ यू नॉर्मली राइट। आप अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट वर्क भी करते हो तो आप यही सब चीजें करते हो, शुरू में ही प्रोजेक्ट वर्क में ऑब्जेक्टिव बता देते हो, फिर उस ऑब्जेक्टिव में रीच कैसे हुए उसके लिए तुम कुछ रिसर्च किए हो तो रिसर्च को बताते हो, या कोई सी बुक पढ़े हो जिसपे ये चीजें लिखी थी तो उसको बताते हो। तो ये होता है एविडेंस। एक होता है कॉन्टेक्स्ट, जो ये तीन पार्ट तो हर पैसेज में प्रेजेंट होंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आप कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे करके मेन पॉइंट में आते हो ताकि मेन पॉइंट की अहमियत समझ में आए। दैट इज व्हाट ऑथर डज। एंड द फोर्थ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज मेन पॉइंट। हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, याद आया क्या? जो लोग अटेंड किए थे, जो नहीं अटेंड किए थे, ये मैं बता दिया कि एक ऑथर ये काम करता है। हमने ऑफकोर्स इसके अराउंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेन आइडिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें देखी थी। ठीक है, बट बाकी जो याद आया, कंफर्म, सचेता, यस, ओके, थैंक यू। बाकी लोग भी बताएं, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं किसी को भी नहीं पढ़ाया हूँ शायद। हाँ, अब मेरे को जवाब मिल रहे हैं। कुछ लोग जो नए हैं डेफिनेटली उनको उनको ये नहीं पता होगा, बट अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो भैया ये जो ऑथर होता है ये तो अपना काम करके चला जाता है, ये कुछ लिख देता है, मैं लिख दिया, मेरे को क्या पता कि कैट के एग्जाम में पूछेगा। वो बैठा, मैं यूएस में बैठा, मैं यूएस का आदमी हूँ, मैं वहां के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से पैसेज लिख रहा था। इंडिया वाले के कोई आया, चुरा लिया मेरे पैसेज को। चुराया यानी मतलब ठीक है, फॉर एकेडमिक पर्पस इसको चुराना नहीं बोलते, ठीक है। उसके अराउंड 5 क्वेश्चन बना डाला और बच्चों को पूछ रहा है बताओ ऑथर ने क्या लिखा है। ऑथर बेचारा अपना काम करके चला गया। अब ये आता है एग्जामिनर, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि एग्जामिनर इस पैसेज को पढ़ता है, अपने हिसाब से समझता है, अपने हिसाब से वो समझता है कि अच्छा ये इंसान जो है इस पैसेज में क्या बताना चाह रहा होगा, वो उसको अपने हिसाब से समझता है। ऐसा तो होता नहीं होगा ना कि एग्जामिनर जो है इंडिया का, वो यूएस के उस ऑथर से फोन में बात करोगे, अच्छा बताओ तुमने मेन आइडिया क्या सोचा, अच्छा बताओ तुमने ये वाली चीज क्यों लिखी, ऐसा तो होता नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने हिसाब से उस रिटर्न चीज को इंटरप्रेट करता है और उस पर 5 क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। अब प्रॉब्लम यहीं पर होती है, इस एग्जामिनर का इंटरप्रिटेशन, क्योंकि लैंग्वेज है, डिफर कर सकता है कभी कभार स्टूडेंट के इंटरप्रिटेशन से। देखिए ज्यादातर तो यही सही होता है, स्टूडेंट सही नहीं होते, बट 1-2% टाइम हो सकता है कि स्टूडेंट सही लग रहा है और एग्जामिनर का इंटरप्रिटेशन अलग है, बट ऑलवेज एग्जामिनर विल विन। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज हम ये बोल रहे हैं, ये इसने जो चीज लिखी है उसको समझता है खुद, उसके अराउंड 5 क्वेश्चन देता है, और आपको भी यही काम करना पड़ता है। आपको सबसे पहले बोलता है ये ऑथर ने जो लिखा है इसको समझो और फिर मेरे 5 क्वेश्चन को आंसर करो। अच्छा, आपकी समझ और एग्जामिनर की समझ में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप उतनी रीडिंग स्किल्स आपकी नहीं है, ना एग्जाम तक हो पाएगी, एग्जामिनर की ज्यादा है, तो वो लैग आ जाता है एक गिवन चीज को समझने में, और वहीं पर हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में क्या है, क्वेश्चंस अगर ऑथर खुद ये एग्जामिनर खुद भी क्वेश्चन बनाया तो उसको सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, शॉर्टकट्स और बहुत सारे हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज द बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम, बिकॉज इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस नहीं आएगा मैथ्स में, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आ जाता है। आप क्या सोच रहे हो, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, और मेरे बाजू वाला बच्चा क्या सोच रहा है, वो भी हो सकता है वो कुछ और सोच लिया हो। तीनों चीज हो सकती है, बहुत सी चीज हो सकती है, जितने लोग उतनी सोच। तो इस वजह से आंसर यहाँ पर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होती है। या क्या अभी तक के व्हाट एवर आई एम टॉकिंग, इज इट मेकिंग सेंस टू यू, कि हाँ मतलब आपको रियलाइज हो रहा है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द पेपर? दोज हु आर अटेंडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन दे कैन से आई थिंक ये प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक प्रांजल यू आर अटेंडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सॉरी प्रखर, प्रखर, ठीक है, ओके। तो बड़ा सिंपल है भैया, मैं तुमको भी ये काम दूंगा तो तुम यही काम करोगे, मैं बोलूंगा जाओ यार पेपर सेट करो तो मेरे लिए,
तो तुम लोग भी यही काम करोगे, नेट से चोरी करोगे, जो तुमको समझ में आएगा उसके अराउंड 5 क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे अब ये काम करता क्या है ना। पहले बेसिक हम एक एग्जामिनर का माइंडसेट समझने लग जाए ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए काम आसान हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि हमारा काम पूरा आसान हो जाएगा, हम हमारे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये एग्जामिनर करेगा क्या। ठीक, ये जाकर के पैसेज उठाता है, पैसेज को पढ़ता है, उसके अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, 4 क्वेश्चन फ्रेम करेगा। किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। अब आपको मैंने कोई चीज दिखाई है, ठीक है, मैं आप लोगों से ये क्लास में एक बार एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। मैं आप लोगों को पैसेज दूंगा और आपको बोलूंगा चलो क्वेश्चन फॉर्म करो इसके अराउंड। जनरली क्या करोगे, मैं फिर भी बता देता हूं। सबसे इजी होता है यार, ये पूछ लेता हूं ये लिखा क्यों गया है। शुरुआती दिनों में यही करते हैं। आजकल कैट में ये क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो 5 पैसेज रहते थे, 5 में पूछते थे कि मेन आइडिया क्या है। आजकल 3 में पूछते हैं, थोड़ा सा कम हुआ है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ में नहीं आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो एग्जामिनर पूछेगा तुम्हारे हिसाब से ये लिखा क्यों गया है। अच्छा, ये एक पूछ लेता है। कंपोनेंट्स के अराउंड ही पूछता है। फिर ये पूछ सकता है जो एविडेंसेस है उसके अराउंड क्वेश्चन पूछता है। कैसे, अगर मैंने ऑथर ने कोई एग्जाम्पल यूज किया था तो आपसे पूछेगा बताओ तो ये एग्जाम्पल क्यों यूज किया है इसमें। यार एग्जाम्पल तो कोई भी कभी भी अपने मेन पॉइंट को ही प्रूव करने के लिए यूज करता है, तो अगर मेन आइडिया निकाल सकता हूं तो वो भी बना सकता हूं। या फिर ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी बात अगर सही है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच ऑफ द थिंग इफ ट्रू will weaken the argument of the author, if which of the following if true will weaken the argument of author। यानी कि क्या पूछ रहा है कि मेन आइडिया तो ऑथर का तू समझ गया और मेन आइडिया किसी सबूत पे बेस्ड है, एविडेंस पे बेस्ड है, इनमें से कौन सी चीज सही होगी कि उसका मेन आइडिया वीक हो जाएगा। अच्छा, तो उसके एविडेंस को वीक करना होगा, यानी एविडेंस के अराउंड क्वेश्चन पूछता है। राइटिंग स्टाइल के अराउंड क्वेश्चन पूछता है कि यार ये किस तरीके से लिखा है, ये वाला सेंटेंस क्यों यूज किया है, इसकी टोन क्या है, यही सब काम करेगा वो। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत देख भी चुके हैं और आने वाली क्लासेस में तो हम सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे। अब वो क्वेश्चन बनाता है इन चीजों के अराउंड। अगला काम क्या करता है, अगला काम वो सोचता है कि यार फंसाऊं कैसे बच्चों को। ठीक, तो आज हमारा काम वही है। हम मेरी संडे की कोई वर्कशॉप अटेंड किया था तुम में से, तो मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था ट्रैप्स का। तो अगला काम वो यही करने जाता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है। अब वो फंसाने की कोशिश में सबसे पहली चीज क्या करता है, उसको सही आंसर तो पता है, क्वेश्चन जो बनाया है उसको उसको खुद का सही आंसर तो पता है। वो सही आंसर सपोज ऑप्शन नंबर ए है, सपोज वो क्या करता है बी सी डी को ए से मिलता जुलता बनाने की कोशिश करता है, किसी सेंस में मिलता जुलता बना दो ताकि फंस जाए लोग, कंफ्यूज हो जाए। वो मिलता जुलता को हम बोलते हैं homogeneous। He tries to frame the he tries to frame the homogeneous options so that the student falls into the trap. Now, how does the author creates homogeneous options? That is what I am calling as trap. आपके लिए जाल बिछाया है, आपके लिए जाल बिछाया है, आप इस जाल को तोड़ना है आपको, जिसके लिए मैं बताता हूं ट्रैप्स को तोड़ने के लिए आपके पास भी ट्रैप्स होना चाहिए। उसके जाल को तोड़ने के लिए आपके पास TRAPS ट्रैप्स है। कैसे है अब वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं इसको ऑर्डर में बताता हूं। ठीक है, ये स्लाइड में ऑर्डर में नहीं है तो मैं आपको ऑर्डर में बताता हूं। सबसे पहला ट्रैप हो सकता है ट्रू बट इररेलेवेंट विच स्टैंड्स फॉर टी। आप समझ रहे हो ना, ये ऑथर जाल बिछाया है, उसके जाल से बचने के लिए मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं। वो 5 तरीके से जाल बिछाता है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी। फर्स्ट वन इज ट्रू बट इररेलेवेंट। वो क्या करता है, ऐसा ऑप्शन सेट करता है जो पैसेज के हिसाब से तो ट्रू है बट क्वेश्चन वो चीज पूछा नहीं है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। मतलब मेरे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द आर्ग्यूमेंट, और उसने एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट ही उठा करके ऑप्शन नंबर ए में डाल दिया है। हाँ तो सही है, पैसेज के हिसाब से वो चीज सही है बट मेरे से पूछा नहीं है ना। मेरे से पूछा तो है वीकन कौन सा करेगा, वो ऑप्शन नंबर सी था। तो दिस इज ट्रू बट इररेलेवेंट। एक जाल बिछाता है वो ट्रू बट इररेलेवेंट का, सही तो है बट मैं तुमसे पूछा नहीं हूं ये चीज। ठीक, R stands for rotten word। rotten का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ।
सड़ा हुआ, खराब वर्ड, यानी ये वाला। इसमें क्या होता है, ऑप्शन में सारी चीजें सही है, बस एक या दो बड़े इनकरेक्ट या एक्सट्रीम से वर्ड्स यूज कर देता है, एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर देता है, जिसके वजह से लगता है यार ये थोड़ी ज्यादा बात कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं बोला था बट ये थोड़ा सा ज्यादा बोल दे रहा है, ऐसा नहीं करना है, हमें ज्यादा नहीं बोलना है, पैसेज में जो बोला है हमें वही चीज बोलना है, बैलेंस्ड बोलना है, अगर पैसेज बैलेंस लिखा है तो ठीक है। तो हमें ज्यादा कम बात नहीं करना है, जितना बात बोला है उतनी बात करना है। रॉटेन वर्ड्स क्या होते हैं, एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिया या हटा दिया, जिसकी वजह से पैसेज की डिग्री थोड़ी सी, सॉरी, ऑप्शन की डिग्री थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, डिग्री चेंज हो जा रही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तुम बहुत अच्छे हो और इंटेलिजेंट हो, तुम जाकर के तीसरे आदमी को बोल रहे हो सर ने मेरे को बोला तुम बहुत महान हो, अरे डिफरेंस है ना दोनों में, तो वो यही काम करता है। ठीक है, राइट, वो यही काम करता है, ये रॉट एंड वर्ड बहुत कॉमन ऑप्शन है, इसको अवॉइड करना सीख जाओगे तो तुम एक आध ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ये बहुत ज्यादा रहता है। ए का मतलब होता है ऑपोजिट, एंटी, एंटी, एंटी क्या होता है, ऑप्शन में ना वो सारी चीजें पैसेज में जैसे दिए वैसे लिख देता है, बस कुछ एक ऐसा वर्ड लगा देता है जो उसकी पूरी मीनिंग को चेंज कर देता है, मतलब नॉट लगा दिया, नॉट नहीं लगाया तो कुछ कंडीशन लगा दिया, जिससे पैसेज में दी हुई चीज जो है उसकी मीनिंग ऑपोजिट निकल के आ रही है, एंटी, बहुत कॉमन ट्रैप है फिर से। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर परव्यू, आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, पी स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ स्कोप, मतलब पैसेज में ये बात बोला ही नहीं था, वो आपको ऐसा सब्जेक्ट दिया था जिसके बारे में आपको पता है कॉमन वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पैसेज में उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला था, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो चीज होती है उसके अराउंड एक ऑप्शन फ्रेम कर दिया, तो आपको रियल वर्ल्ड वाली चीज को आप पैसेज से मिक्स कर देते और आपको लगता है हाँ ऐसा होता तो है, हाँ होता है ऐसा, बट पैसेज में नहीं दिया है ना, पैसेज में नहीं दिया है, तो उसको मत मार्क करो, दिस इज आउट ऑफ परव्यू, परव्यू मतलब होता है स्कोप, पैसेज में डिस्कस्ड ही नहीं था। एस मतलब होता है स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड मतलब क्या होता है, टूटी फूटी चीजों को मिला के एक ऑप्शन बना दे, टूटी फूटी चीज क्या होती है, पैसेज में चार अलग अलग जगह कोई कोई वर्ड्स दिए हुए थे, उनको मिक्स कर दिया और एक ऑप्शन बना दिया। अब जो लोग ना वर्ड्स पे फोकस करते हैं, आइडिया पे नहीं फोकस करते, वो इसमें फंस जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्राणी होते हैं, पैसेज में वो वर्ड्स को बस मैच करते हैं, अरे ये राम लिखा था यहाँ, राम यहाँ भी लिखा है, चलो ये आंसर होगा, वो फंसते हैं इसमें। आउट ऑफ परव्यू ये लोग होते हैं जो पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि अच्छा ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, उनको जो जो पता है, पैसेज की बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते, बाहर की दुनिया के नॉलेज को अप्लाई कर देते हैं। वो है वैसे लोग जो गिवन नॉलेज से ज्यादा बाहर के नॉलेज पे बिलीव कर लेते हैं जो उनको पता है। एंटी, एंटी कौन कौन फंसता है इसमें, इसमें वो लोग फंसते हैं, एंटी और आर में, रॉटेन वर्ड्स में वो लोग फंसते हैं जो बड़े जल्दी जल्दी में पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं और की वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, वो फंस जाते हैं पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। ट्रू बट इररेलेवेंट, इसमें वो लोग फंसते हैं जो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते, उनको लगता है पैसेज पढ़ दिया बस काम हो गया मेरा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसको कैसे अप्रोच करना है जिनको नहीं पता। तो दीज आर दी कॉमन ट्रैप्स जो एक एग्जामिनर सेट करेगा ताकि आप उसमें फंस जाओ। दिस इज नॉट गिवन इन एनी बुक, सो प्लीज रिमेंबर दिस, this will be the most important learning if you can have it for your entire English section of CAT. If you are able to apply it, डेफिनेटली आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा, आप उससे कुछ स्कोर, सिर्फ कुछ क्या 30% स्कोर उसी से सुधार लो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यही मात खाती है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नई चीजें बना लोगे, बट जो आती हुई चीजें हम गलत करते हैं ना, वो यहां से सुधर जाएगी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज आती हुई चीज गलत कर देता हूं तो मैं उसमें टाइम भी स्पेंड कर लिया और नेगेटिव मार्किंग भी ले लिया, दो दो तरीके से मार्क आया। जो चीज नहीं आती वो तो मेरे को पता ही है ये मेरे से नहीं बनेगा, मैं देखते साथ ही छोड़ देता हूं, तो टाइम बचा लेता हूं, नेगेटिव मार्किंग दोनों बचा लेता हूं। बट जो अटेम्प्ट करके गलत करता हूं, आई एम टेकिंग अ डबल ब्लो देयर, आई हैव इन्वेस्टेड 2 minutes and I am taking -1 also, so that is big problematic. Okay, so accuracy is more important than solving more questions. Okay, so with this background,
let us solve 2-3 passages. Are you ready? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो. कैन वी मूव बेटा, आगे बढ़े, कैसे सॉल्व करें? ठीक है, लॉजिकल लग रहा है जो मैंने बताया? ठीक है, तो हो सकता है ये पैसेज कुछ एक आध दो लोग, हो सकता है आप किसी और क्लास में करे हो, मेरी अटेंड तो किए हो सॉल्व. ठीक है, एक बार और कर लेना, ये आपका चॉइस है. ठीक है, ओके. ये फर्स्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद 2 स्लाइड और है. बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, छोटा सा ही है, फॉन्ट बड़े हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है. और फिर 3 से 4 शायद क्वेश्चंस है. एनीबॉडी हु हैज डन दिस पैसेज बिफोर? नो वन. ठीक है, तो गिविंग यू 2 minutes टाइम टू रीड दिस स्लाइड, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट. Once you are done, let me know. आशुतोष का आ गया है, 5-6 लोग कम से कम हो जाए, then we will move. Okay. Okay. Can I move? I am giving you 30 seconds more. 6-7 लोगों का डन आ गया है. कुछ लोग तो जवाब देते ही नहीं है, मुझे पता है, because क्लास में रहे ना रहे पता नहीं, I don't know. I will be moving in 20 seconds more. Okay.
Then I will be moving to next slide in 10 seconds. Okay. Okay, done. Right. So guys, I will also along with how to solve questions and traps, I will also show you how to read a passage. ऑथर क्या काम करता है वो भी हम देख लेते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, मेरा काम आपके लिए आसान बनाना है चीजों को। तो ये दिख रहा होगा डिफिकल्ट। अच्छा आप लोग बताओ क्या डिफिकल्ट लगा इस पैसेज में आपको? अगर कुछ डिफिकल्ट लगा तो जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट लगाओ। व्हाट डिड यू फाइंड डिफिकल्ट? Okay. What words, Sanjita, what kind of words are you saying you found difficult? Any example? Okay. एक दो वर्ड vocab के आए, ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा? अरे बताओ यार, कुछ डिफिकल्ट लगा तो, नहीं तो मैं अज्यूम करता हूँ कुछ भी नहीं लगा। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन देन। क्या अच्छा लगा वो बता दो। इजी क्या लगा? नथिंग, नो आंसर। वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स वो इजी लगा, ठीक है। वो इजी लगा कि डिफिकल्ट राबिया? डिफिकल्ट लगा, ओके। ओवरऑल पैसेज वाज डिफिकल्ट या इजी? ओके, ट्विंकल नेम्स डिफिकल्ट लगे, ठीक, और मॉडरेट। देखो कैट में ऐसा ही आएगा, ठीक, बट आप लोग ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो क्योंकि आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता। आपको रेलेवेंट चीजें पढ़नी चाहिए। अभी देखो रेलेवेंट चीजें कैसे पढ़ते हैं और कैसे बुद्धि लगा के पढ़ते हैं। ये मैं जैसा पढ़ रहा हूँ डेफिनेटली आप एक बार में नहीं कर पाओगे। इट विल टेक 4 to 5 months practice, but at least you should know the intent, that what should be the intention when you read. Of course the intention should be main idea only,
एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स जो मेन आइडिया तक पहुंचने में मेरी हेल्प किए, यानी एविडेंस एंड मेन आइडिया, यही मेन पॉइंट होते हैं। देखो कैसे पढ़ते हैं, शुरुआत की 2-3 लाइन हमेशा, प्लीज नोट इट डाउन, 2-3 लाइन्स ऑफ द पैसेज, किसी भी पैसेज की शुरू की 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आराम से पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए ये क्या बात करने वाला है। कई बार मेन पॉइंट ही शुरू में लिखा होता है, जैसे कि इसमें, ठीक है, राइट। तो हिंट हमें मिल जाती है कि एटलीस्ट की पैसेज में क्या बात होने वाली। हर पैसेज की शुरुआत की 2-3 लाइन आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसी पैसेज में बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ की शुरू की एक लाइन बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि पैराग्राफ की शुरू की एक लाइन में पढ़ लेता हूं तो मेरे को यह समझ में आ जाता है कि क्या लिखा होगा। उतना काम पहले हम करना सीखें। अगर आप पूरे पैसेज को एक ही स्पीड से पढ़ रहे हो तो आप गलत ट्रैक में जा रहे हो, आप स्कूल और कॉलेज वाले मोड में हो, आप अभी रीडर बनने से दूर हो। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं जो चीजें बताऊंगा इट विल टेक टाइम, द अप्रोच आई एम टेलिंग इट विल टेक टाइम, बट द थिंग इज यू शुड स्टार्ट ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इट टुडे ऑनवर्ड्स। आज से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना जरूरी है। इंग्लिश जब हम इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। लोगों को लगता है कि बस पढ़ना तो है, अलग अलग एस्पेक्ट है। मेरे को अपनी स्पीड बढ़ाना है, जब मेरे को स्पीड बढ़ाना है तो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ूंगा और स्पीड बढ़ाऊंगा। मेरे को रेलेवेंट चीजें पढ़ना है, ऑब्वियसली रेलेवेंट चीजें पढ़ूंगा तो मेरी स्पीड वैसे भी बढ़ जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज स्पीड rather than reckless reading. If you can identify what is important and what is not important, you can vary your speed accordingly. ठीक है, आप अपनी स्पीड को वेरी कर सकते हो। वैसे मैं स्किप करने कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड वेरी करने बोल रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ये दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट मैं क्वेश्चंस की एक्यूरेसी सुधारने पे ध्यान देता हूं, जो आज मैंने ट्रैप्स बताए। तो अलग अलग एंगल है, आप किस चीज पे मेहनत कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हमें अगर एंटीसिपेशन समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाता है आसान। एंटीसिपेशन क्या होता है? आप सब मूवीज देखते हो, यू आर एबल टू एंटीसिपेट, राइट, दैट व्हाट विल कम नेक्स्ट। कर लेते हो ना एंटीसिपेट, क्या हो सकता है आगे, करते हो? मूवीज, सीरियल्स, सीरीज, जो भी आप देखते हो, तो आप देखते हो, आप कुछ ना कुछ एंटिसिपेट कर पाते हो कि आने वाले उसमें ये होगा। आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो यार? हाँ या ना कुछ तो बोलो, ऐसा लगता है मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूं। कर लेते हो ना एंटिसिपेट, एग्जैक्टली वही काम यहां करना है। रीडिंग भी वही है, नॉवेल्स अगर पढ़ा है तो वी आर एबल टू एंटिसिपेट ना कि आगे क्या होगा, वही काम यहाँ करें। द मोमेंट आप इस इंटेंशन से पढ़ते हो, द मोमेंट आप इस इंटेंशन से पढ़ते हो कि मेरे को मेन पॉइंट निकालना और मैं एंटिसिपेट करूं कि आगे क्या होगा, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। एंटिसिपेशन बिल्ड करते हो कि आगे क्या होगा। हम लोग ब्लैंक होके पढ़ते हैं कि सर ने जबरदस्ती दे दिया है तो हमें बुरा लगता है। स्टार्ट एंटिसिपेटिंग नाउ। हाउ टू एंटिसिपेट? सी, there are great many symbiotic relationship in marine environment. अच्छा, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि मरीन एनवायरमेंट, क्योंकि मेरे को बता रहे हैं किसके बारे में बात करेगा। मरीन एनवायरमेंट में देयर आर ग्रेट मेनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। सिम्बायोटिक मतलब दो चीजें साथ में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर के रह रही है, जी रही है, ठीक है। तो बोल रहा मरीन एनवायरमेंट में ऐसी बहुत सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं। अ पॉपुलर वन often noted for striking beauty of juxtaposition is that of sea anemone and clownfish. अब हमको juxtaposition का मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अब पॉपुलर वन, ये क्या है? सेकेंड लाइन क्या है? सेकेंड लाइन इज द एग्जाम्पल ना ऑफ व्हाट वाज ही सेइंग इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा था? बहुत सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है मरीन एनवायरमेंट में, एक पॉपुलर वन ये है। पॉपुलर वन को जाना किस लिए जाता है? उनकी सुंदरता के लिए। ऑफ द जक्स्टापोजिशन नहीं पता है तो छोड़ दो ना, क्यों घबरा रहे? इतना तो समझ में आ गया कि एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, हमें सिर्फ आइडिया पकड़ना है। कोई मेरे को ये बता दे, वो जितने हॉलीवुड और बॉलीवुड की सीरीज देखते हो तुम लोग, जितनी भी मूवीज देखते हो, क्या आपको एक एक डायलॉग का मीनिंग समझ में आता है क्या? जवाब दीजिएगा, फिर ऐसे ब्लैंक मत बैठिएगा।
Are you able to understand meaning of each and every word and dialogue in movie? So if you are not able to understand in a movie, why we curse the author की उसका लिखा हुआ वर्ड समझ में नहीं आया? मूवी में भी नहीं आता है, उर्दू के वर्ड्स आ जाते हैं, और हॉलीवुड वाली मूवीज में तो कई बार 3-3 बार जाके सुनना पड़ता है, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, करना पड़ता है। तब तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हम कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग गैस कर लेते हैं। हम यहां पर भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग गैस कर लो। दो चीजों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, एक एग्जांपल दिया है, पॉपुलर वन ऑफन नोटेड इज दैट ऑफ सी एनिमोन एंड द क्लाउनफिश। एग्जांपल दिया है कि इन दोनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फिश और सी एनिमोन। ये एग्जांपल था, ये इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। अब वही चीज होगी ना, देखो क्या बोला, पहले बोला कि दो बहुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक एग्जांपल उसका ये है, उसके बाद आपको यहां से स्पीड बढ़ा देनी चाहिए थी। जैसे ही आप पढ़े ना, द एनिमोन हैज पॉइजन टेंटेकल्स, ये काम के नहीं है। क्यों बढ़ा देनी चाहिए थी? क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आप यहां जैसे ही पढ़े, द एनिमोन हैज दिस, द क्लाउन फिश हैज दिस, क्या है उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको मैं 5 बार पढ़ने बोलूंगा तो भी आप पैसेज के एंड में बोलोगे सर भूल गया, कुछ तो था, बोलोगे ना, तो छोड़ दो ना भाई, इतनी डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो आके देख लेंगे। हमें ये पता चल गया कि कौन सी चीज कहां पर है, और इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है कि मरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक है सी एनिमोन और क्लाउनफिश के बीच में, और उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया मेरे को, ये पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया। चलते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ में, उसको भी मैं आराम से पढ़ूंगा शुरू में ताकि समझ में आ जाए। अनदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अच्छा यानी फिर से एक एग्जांपल दे रहा है, फिर से एक एग्जांपल दे रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, यानी कि ये पैसेज में यही बताना चाह रहा होगा, इतने दूर तक के आ गया है तो यही बताना चाहेगा कि मरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। पहले पैराग्राफ में एक एग्जांपल दिया, दूसरे में दूसरा एग्जांपल दे रहा है। Another symbiotic relationship that remains the subject of scientific puzzlement concerns the relationship between, अब ये difficult words थे ना, ये difficult words थे ना, यहीं आके हम हड़बड़ा गए ना। इसको आप S बोल दो, इसको आप Z बोल दो, आप अपने फ्रेंड्स का नाम रख दो ना, आप अपने फ्रेंड्स का नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, राइट। आना क्या बोल रहा है, फिर से वो एक चीज बोल रहा है। एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, ये वाली जो सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक पजलमेंट है। पहले वाले के बारे में ये नहीं बोला था कि ये साइंटिफिक पजलमेंट का कॉज है क्या, सेकंड वाले के बारे में बोल रहा है कि ये साइंटिफिक पजलमेंट का कॉज है रिलेशनशिप बिटवीन एस। एस क्या है, ये है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जानना, आपसे पूछेगा एस क्या है तो आके देख लेना, आप सिर्फ मेन आइडिया में फोकस कर रहे हो। एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो साइंटिफिक पजलमेंट का कॉज है वो है एस और जेड के बीच में। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या किया था, एग्जाम्पल दिया था और उसको एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी ये करेगा। इस चीज को फटाफट पढ़ लेना था कि वही किया है कि नहीं। एंटीसिपेशन हो गया तो एंटीसिपेशन को फटाफट देख लो, इसमें से आपको कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगी। ऑब्वियसली साइंस वाला जो होगा वो भी क्या बोलते हैं, ये बायोलॉजी में ये वाली फील्ड कौन सी होती है, जूलॉजी होती है ना, हाँ, तो ये वो पढ़ा होगा उसको पता होगा ये क्या बात कर रहा है, बाकी जनरल पब्लिक को नहीं पता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, आपको समझ में आ रहा है ये दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है कैसे सिम्बायोटिक है, फटाफट एक बार पढ़ लो वही कर रहा है कि नहीं। इट इज नोन दैट ईच सिम्बायोट प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रीफ प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन फाउंडेशन द कोरल पॉलिप सीक्रेट। बाप रे बाप, आपको लगता है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को ये महा डिफिकल्ट और महा बोरिंग लग रहा है, बट फिर भी मैं पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? क्योंकि मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि मेरे से ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, एक बार दिखाएगा पैसेज और ये थोड़ी ना पूछेगा डिस्क्राइब करो दोनों का रिलेशनशिप, वो मेरे कॉलेज के एग्जाम में होता है तब रटना पड़ता है, यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा भाई इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों है, 4 ऑप्शन देगा, मैं आके पढ़ के देखूंगा, मार्क कर दूंगा, काम आसान है। तो इस वजह से इन चीजों पे फोकस नहीं करना है। वैसे भी मूवी देखने के बाद आपको सिर्फ चुनिंदा डायलॉग याद रहते हैं, आपको हर डायलॉग याद नहीं रहता है, आपको ये बस पता रहता है वो ऐसा कुछ बोला था, बस यही है, ऐसा कुछ बोला था, दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बस वैसा कुछ बोला है। अगला पैराग्राफ उसी का कंटिन्यूएशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक, अच्छा, लेकिन जब आप एंटीसिपेशन में पढ़ रहे हो ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको आप फटाफट पढ़ोगे कि उसी का एक्सप्लेनेशन है।
जैसे ही कोई स्विच वर्ड आएगा, स्विच वर्ड होते हैं हाउएवर, बट, डिस्पाइट, इंस्पाइट, ये सब स्विच वर्ड्स होते हैं। स्विच वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑथर उसके बारे में कुछ तो लेकिन परंतु इफ लगा रहा है, यहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस है, क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं यहां से। स्विच वर्ड्स लगा दिया है यानी कुछ तो अलग से एंगल दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके पढ़ो। However, the precise manner in which one symbiont stimulates the secretion of calcium carbonate by other remains unclear. बोल रहा है कि कुछ तो चीज अनक्लियर है, उतना बस समझ में आया है ना, उतना काम का हमारे लिए वही है। कुछ तो चीज जो है इनके बारे में वो अभी भी अनक्लियर। अच्छा, वो शुरुआत भी ऐसे ही किया था, साइंटिफिक पजलमेंट का कॉज है, तो शायद यही साइंटिफिक पजलमेंट का कॉज है। अगला पैराग्राफ की स्टार्टिंग फिर से आराम से पढ़ता हूँ। Scientists have also proposed various theories to explain the transformation of fringing reefs, those connected above sea level to land masses, into barrier reefs that are separated from shoreline by wide lagoons and then into free floating atolls. ये क्या किया पता है? हर बार पैराग्राफ में एक नए वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है और कॉमा लगा के उसको एक्सप्लेन किया है। हम यहीं पे तो फंस जाते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, लगेगा तो एक मतलब छोड़ दो यानी फास्ट रीडिंग कर लो, याद करने की कोशिश मत करो, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की है। पढ़ते समय फिर से जहां पे स्विच वर्ड मिला मैं वहां पर तो थोड़ा रुका, तो दो एक और स्विच वर्ड है, दो दो ऑल दो, ये भी स्विच वर्ड है, कुछ नया एंगल देता है। उसके अलावा अगर अचानक से किसी इंसान का नाम आ गया, अभी तक कि कुछ नहीं था, पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नाम मैंने क्यों यूज किया है। आराम से पढ़ो। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। सिर्फ सुन नहीं रहे हो मेरी बातों पे को, आप लिख रहे हो, क्योंकि आप मूवी देखने नहीं आए हो जो सिर्फ सुनोगे और चले जाओगे। आप लिख रहे हो। आई होप वॉट एवर टिप्स आई एम गिविंग टू यू, when to increase speed, when to reduce the speed, I hope you are doing that. कभी भी एग्जाम्पल देखो ना पढ़ते समय, थोड़ा सा आराम से हो जाना, सतर्क हो जाना, यार क्वेश्चन पूछ सकता है। चार्ल्स डार्विन का नाम यूज किया, क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई नया एंगल आ रहा है, हमेशा नए एंगल में क्वेश्चन बनाएगा ना। एग्जामिनर ऑथर का देखेगा कुछ तो नया एंगल ऑथर ने डाला, चलो इससे क्वेश्चन बनाता हूँ, ये क्यों किया था, तो वो चार्ल्स डार्विन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा आराम से पढ़ना चाहिए। Though the theory postulated by Charles Darwin is considered at least partially correct, some scientists today argue that the creation of the reef forms has more to do with the rise of sea level that accompanied the end of ice age. However, recent drilling said, फिर से डिफिकल्ट वर्ड, बट ये नाउन है ना, कोई भी चीज कैपिटल में आ जाती है सेंटेंस के बीच में तो वो किसी का नाम ही है, इसको आप ई से रिप्लेस कर दो, वो जगह का नाम होगा या इंसान का नाम होगा। A largely underlay volcanic rock which suggests that Darwin's explanation may have been more valid after all. क्या बोला था इसने बोला चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कुछ पार्शियली करेक्ट तो लगती थी, लेकिन अभी कुछ रिसेंट फाइंडिंग हुई है जिससे लगता है कि वैलिड भी है, मतलब ज्यादा वैलिड है, पार्शियली करेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो ये चार्ल्स डार्विन के थ्रू ये कुछ बताने की कोशिश किया, बिट्स एंड पीसेस में हमें समझ में आ रहा है। अभी आगे जाएंगे तो और कुछ नया एंगल मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं इवन द नेम गिवन टू रीफ इज समटाइम्स इज समथिंग ऑफ अ मिसनॉमर। बोल रहे रीफ को जो नाम दिया है ना वो भी गलत है। मिसनॉमर मतलब रॉन्ग नेम, मिस मतलब रॉन्ग, नॉम मतलब नेम। नाम जो दिया है रीफ को वो भी गलत है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हारा नाम गलत है तो आगे क्या बोलूंगा कि क्यों गलत है, वही बताऊंगा, या तो ये बताऊंगा क्यों गलत है या क्या होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई चीज ही बताऊंगा। एंटीसिपेशन इसी को तो बोलते हैं। आगे जाकर के देखो वो क्या बता रहा है, सही नाम होना चाहिए वो बता रहा है या क्यों गलत है वो बता रहा है, तो देखो क्यों गलत है वो बता रहा है। बस मेरा काम हो गया। लास्ट पैराग्राफ इसी के बारे में डिस्कशन होगा। छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ इसको फटाफट पढ़ के देख लो कि क्या क्या चीजें दी, ताकि क्वेश्चन जब पूछे तो आप आके आंसर कर सको। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से आराम से हो जाना था, मोर ओवर वर्ड आया है यानी आराम से पढ़ना था। मोर ओवर रीफ कैन फ्लरिश ओनली इन शैलो हाईली सैलिन वाटर अबव 70 डिग्री फ़ारेनहाइट बिकॉज द एल्गे रिक्वायर्स सच सर्कमस्टांसेस। ठीक, उसके बारे में कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें थी। मुद्दा ये था पूरे पैसेज का जिसको देख करके आप डिफिकल्ट बोल दिए, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, हाँ थे, वो भी वर्ड्स जो थे वो जीव जंतु के थे, उनको आप किसी सिंपल वर्ड से रिप्लेस कर सकते थे। ये वो स्क्लेरेक्टिनिया और ज़ूज़ेंथेले, ये तो बोलते समय मेरी टंग ट्विस्ट हो जा रही है। दीज आर टंग ट्विस्टर, दैट इज व्हाई आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट।
I should have replaced them with S and Z. Then the difficult part was explanation, but explanation was not required if I know why the things have been explained. So the overall thing is marine environment में there are symbiotic relationship. Author has given one example जो भूल भी गया मैं, first paragraph में एक example था उसको explain किया, second paragraph में एक example दिया, बोला ये वाला जो है ना वो scientific puzzlement का भी cause है, उसको explain किया. फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज प्रपोज की उस पजलमेंट को लेकर के उसको बताया, चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया. लास्ट पैराग्राफ में बोल रहा है ये जो नाम दिए ना ये गलत है और क्यों गलत है वो बताया. दिस इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर तुम मेरे से पूछोगे सर क्यों गलत है बताओ ना, तो मैं आके बोलूंगा देखना यहाँ लिखा हुआ है, चल पढ़ते हैं साथ. ऐसा ही काम करना है हमको. आर यू गेटिंग द सेंस ऑफ हाउ टू रीड इन द एग्जाम? ऑफकोर्स एक बार में आपसे नहीं होगा. आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो इसको इंप्लीमेंट करते जैसे जाओगे ना, तो 2-3 महीने बाद आप रियलाइज करोगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. इफ यू वांट टू रिमेंबर वन वर्ड, इट इज एंटिसिपेशन. स्टार्ट एंटिसिपेटिंग आगे क्या होगा. ठीक है, और जब एंटिसिपेट कर लो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, ताकि ये देख लो कि मैं जो एंटिसिपेट किया था वो सही है कि नहीं. अगर सही थे तब तो बड़ी स्पीड में पढ़ते रहो, अगर गलत थे तो स्लो डाउन होकर देखो कि क्या था. ठीक है, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आप एंटिसिपेशन में बेटर होते जाओगे. ठीक उसी तरीके से कि जितनी मूवीज आप देखते जाते हो यू बिकम बेटर एट एंटिसिपेशन दैट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट. ठीक है, फर्स्ट टाइम मूवी देखोगे तो थोड़ी ना एक बच्चे को बोलेंगे एंटिसिपेट कर मूवी में आगे क्या होगा, तो वो नहीं कर पाएगा. बट बिकॉज एडल्ट हैज सीन सो मेनी मूवीज या has seen how the world behaves, वो better anticipate कर पाएगा. So it is only about exposure. More you read, better you will become it. ठीक है, चलो. Now let us solve the question. This was the first question. Okay, I have also given you the answer and applied the traps here because I want to demonstrate to you how to solve. But फिर भी आप एक बार देख लो and then we will discuss it. Right. So now you must have seen my बेटा समीर थोड़ा सा तो दे के आ रही, ये लिख दिया है मैंने 1 और 2 आउट ऑफ स्कोप है, सबको आंसर तो दे ही दिया है मैंने. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. हम तो बिल्कुल ही कुछ भी कर रहे हैं ना. देखो, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्विन एंड हिज थ्योरी. क्या इस पूरे पैसेज में डार्विन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी थ्योरी का सिग्निफिकेंस हमें बताना था कि सिर्फ एक पॉइंट बताया गया. दिस इज टू ब्रॉड. पैसेज में ये डिस्कस नहीं किया कि उसकी थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस है. उसकी थ्योरी का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक सिचुएशन को लेके बताया गया है, सिर्फ एक सिचुएशन को लेके बताया गया है, नॉट द एंटायर थिंग. ऐसे ही ऑप्शन सेट करता है ताकि आप फंसो. एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ डार्विन इन टुडेज एकेडमिक वर्ल्ड. क्या पैसेज में एकेडमिक वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन है, पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कशन है जो हम 2 मार्क करेंगे? दोनों ही नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप है, ट्रैप है, आउट ऑफ स्कोप. थर्ड, एक्सप्लेन हाउ डार्विन्स थ्योरी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग अ पजलिंग सिचुएशन. बिल्कुल सेकंड पैराग्राफ के शुरुआत में ही बोला था ना ये पजलिंग है साइंटिस्ट के लिए भी, तो ये बता रहा है. फोर्थ वाला रॉटन वर्ड है इसमें, एक एनोमली. हाईलाइट डार्विन्स कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग एन एनोमली. एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमली का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन फिर भी हो रहा है. ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सपेक्टेड है बट फिर भी हो रहा है. अच्छा, तो कोई भी चीज जो मेरे सामने पजलिंग होती, जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्या वो एनोमली होती? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. मेरे को आंसर नहीं पता इसका ये मतलब नहीं है ना
कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसका। तो एनोमली इज डिफरेंट, इट्स अ रॉटन वर्ड। यहाँ एनोमली की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे ये बोला था कि अभी तक के साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। So there can be several reasons because of which they have not been able to find it, right? So answer is option number 3. This is a rotten word. Got it, guys? How they lay the trap? ठीक, देखो अगला वाला देखो, आंसर मैंने अगले का भी दे दिया है ना, तो आप देख लेना, ये सब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, और फिर उसको देखो कि मैंने बोला इसका आंसर जो सही बोला है कि नहीं बोला है। ये हमसे पूछ रहा है बाय अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट हैज द नेम कोरल रीफ बीन यूज्ड इनएक्यूरेटली। ये हमको जाके देखना पड़ेगा। क्यों जाके देखना पड़ेगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से उठाया है, तो इसलिए देख लेते हैं कि कोरल रीफ का नाम इनएक्यूरेट क्यों है। अच्छा, नाम वाली बात कौन से पैराग्राफ में किया था बताओ? देयर नेम, द नेम इज रॉन्ग, वो कौन से पैराग्राफ में किया था? वही जाते हैं, याद है क्या? उतना याद हो जाता है तो काम हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ में किया था, ठीक है, राइट, लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये यहाँ पे किया था। और मैंने बोला था नाम गलत है, तो आगे वो एक चीज बताएगा, भाई नाम आखिर गलत क्यों है, या सही नाम क्या होना चाहिए। तो अगली लाइन में मुझे आंसर मिल जाएगा, अगली लाइन पढ़ लो। द एस themselves generally comprise no more than 10% of biota and Z accounts for 90% of the reef mass। पूरा नाम गलत है क्योंकि S का कॉम्पोजिशन 10% है, Z का 90%, यानी उसको कुछ तो प्रॉब्लम कॉम्पोजिशन को लेकर के, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। ठीक है, वन समझ में आया। देखो बाकी में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोरल्स ऑन द रीफ। उसने बोला था क्या कि एब्सेंट है? उसने बोला था 10% है तो सही ना, एब्सेंट तो नहीं है, तो जिसको हम बोलते हैं समथिंग विच इज डायरेक्टली ऑपोजिट इन द पैसेज, एंटी, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, ये मिक्सअप करके ऑप्शन बना दिया था पैसेज में। ये वाली जो चीज है वो लास्ट में दी हुई थी, बट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला देखो,
ओके, अब इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन्फर्ड का मतलब होता है पैसेज में बोला हुआ है थोड़े अलग तरीके से। इसका वन आंसर नहीं है। वन क्यों नहीं है? द मेनी मिस्टीरियस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन द एनवायरमेंट, यहां पर वर्ड होना था मरीन एनवायरमेंट, क्योंकि पैसेज जो है वो मरीन एनवायरमेंट के बारे में है। रॉटन वर्ड है, एक वर्ड मिसिंग है। कई बार एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल के स्कोप चेंज कर देता है, कई बार एक वर्ड हटा के स्कोप चेंज कर देता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इज फोर, कि भाई कोई रिलेशनशिप है आइस एज के साथ। ठीक है, थ्री को हम ट्रू बट इररेलेवेंट क्यों बोल रहे हैं? ये पैसेज में दिया हुआ है बट रेलेवेंट नहीं, क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा है इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? जो चीज पैसेज में डायरेक्टली दी हुई नहीं है बट एक तरीके से मीनिंग निकल रही है, दैट इज इन्फ्रेंस। राइट, बढ़े आगे। लेट अस डू दिस सेकेंड पैसेज, इजी है, आराम से लेकिन पढ़ना इसको, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे तो आराम से पढ़िएगा। ओके,
ओके, हो गया, ठीक। तो लास्ट वाले के मुकाबले आपको ये कैसा लगा? As compared to the last one, this was easier. All right. Let me tell you, these type of passages are more troubling. Why? Because in these passages you have to read all the things. ऐसा बहुत ही कम एंटिसिपेशन हो पाता है कि आगे क्या क्या होगा। अभी आप खुद देखना, इसमें हर दूसरी लाइन में कोई नई चीज बोल दे रहा है। By regarding the expanding universe as a motion picture, you can easily imagine imagine running the film backward. If you do so, you find the universe getting smaller and smaller, and eventually you come to the moment when its whole mass is crammed into an infinitely dense point. Before that time, it didn't exist, or at least it didn't exist in its present form. वो बस बता रहा है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ होगा। टाइम में पीछे चलते चले जाओ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरी दुनिया के मास को एक पॉइंट पे क्रैम कर दोगे। फिर सेकंड पैराग्राफ, दो देयर इज सम कंट्रोवर्सी अबाउट इट्स एग्जैक्ट एज, अर्थ के वर्ल्ड के एज के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है, बट ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट को लगता है कि इसकी एज 10 to 20 बिलियन ईयर्स है। फिर इसके बारे में कुछ नई चीज दे रहा है, फिर उसको पढ़ना पड़ रहा है। फिर आगे जा रहे हैं, द इवेंट दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स वाज क्राइस्ट एंड द बिग बैंग। जो बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स था उसको बिग बैंग बोल, और ये बोल रहा है बिग बैंग अब लोकल कल्चर की लैंग्वेज में आ गया। हर किसी को इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। ओरिजिनली नाम क्या, नाम की मीनिंग क्या थी, अब क्या मीनिंग है वो बता रहा है। Originally, the name referred only to the single initiating event. Now, however, astronomers have come to use it to mean the entire developmental process of birth and expansion of the cosmos. पहले इसकी मीनिंग कुछ और थी, अभी कुछ और है, ये बता रहा है। फिर से यहां पर मैं पढ़ा, फिर ये येट आ गया, येट आया मतलब फिर कुछ नया एंगल दे रहा है, नया एंगल दे रहा है, फिर धीरे से पढ़ना पड़ा। ज्यादातर सिविलाइजेशन के दो अपोजिट कॉन्सेप्ट है टाइम के। कुछ मानते टाइम लीनियर है, कुछ मानते साइक्लिकल है। ये वाला पार्ट बस मैं थोड़ा जल्दी पढ़ सकता हूं क्योंकि वो साइक्लिकल और उसकी मीनिंग बता रहा है, बट बोल रहा है कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये वाले पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोसेस करने की थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा था। हालांकि आपको वो डिफिकल्ट लग रहा था, बट रिटेन करने में ज्यादा इजी था। ठीक है, राइट, चलो बनाओ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द फ्रेज बिग बैंग रेफर्स टू, वेरी इजी। बिग बैंग का मीनिंग वो तो साफ साफ बताया है ना, बिग बैंग का ये मीनिंग क्या है। बोलोगे तो मैं चले जाता हूं वहां, ताकि कोई गलत ना करे। एक बार ऑप्शंस देख लो फिर मैं जाता हूं। ये यहां पर बिग बैंग के बारे में दिया हुआ है। बताओ आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सबका ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, हमको नॉट ट्रू को मार्क करना है। अभी हमने देखा था नॉट ट्रू, द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ यूनिवर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड एनी डिबेट। दिस इज द राइट आंसर। बोला ना, वो बोला था ना कि देयर इज डिबेट अबाउट कब चालू हुआ था। अभी भी श्योरिटी नहीं है कब चालू हुआ था यूनिवर्स, देयर इज स्टिल डिबेट अराउंड इट। ठीक है, आंसर इज 1। ठीक, बाकियों को देखोगे। अच्छा, नॉट ट्रू वाले में ना क्या करना होता है, नॉट ट्रू वाले में
ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं ना इसमें भी तो, और उस ऑप्शन को मार्क करना जिसमें ट्रैप है, क्योंकि आपको गलत वाला ढूंढना है। हर में आप क्या करते हो, गलत वाले को ढूंढ के अलग करते हो, इसमें ऐसे वाले को ढूंढना जो गलत है। तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट, इसमें क्या ट्रैप है, इसमें एंटी वाला ट्रैप है, डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ what is being mentioned in the passage, डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द पैसेज, ये वाला ट्रैप है इसमें। बाकी तीनों चीजें दी हुई है पैसेज में। ये बहुत इजी है। कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग बिग बैंग इज, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन बिग बैंग के बारे में क्या है? जाऊं क्या मिसकॉन्सेप्शन वाली बात क्या हाँ बोला था, ये रहा लास्ट पैराग्राफ में। ये सब चीज, ये सब ना स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चन है, यहां पर हमको आकर के देखना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आकर के देख लेना। ठीक है, आंसर बताओ। ठीक, डन, डायरेक्ट था ये। चलो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से करना। एक ही छोटा सा पैसेज है और उसका मेन आइडिया निकालना है।
हाँ जी, हो गया, एक का ही आंसर आया। ठीक, आप सबके आंसर गलत है ना, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी इसको समझो क्या बोल रहा है और आपने गलतियां कैसे की है वो देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई हैव ऑफन हैड एन ओकेजन टू रिमार्क ऑन द फोर्टिट्यूड विथ विच women सस्टेन द मोस्ट ओवरवेलमिंग रिवर्सेस ऑफ फॉर्च्यून। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, करेज। अगर आपको फोर्टिट्यूड जैसे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है ना, जक्स्टापोजिशन का नहीं पता था तो कोई बात नहीं, फोर्टिट्यूड का मीनिंग नहीं पता है तो आपका वोकैब वीक है, मतलब इट इज बिलो एवरेज फॉर समवन ऑफ योर एज, यू नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, I have often had an occasion to remark on the fortitude with which women sustain the most overwhelming reverses of fortune. जब किस्मत रिवर्स होती है तो women किस तरीके से उसको सस्टेन करती है, इस चीज को मैंने काफी बार देखा है और उनके करेज को नोट किया है, ऐसा बोल रहा है, मतलब टेलिंग समथिंग गुड अबाउट women. Those disasters which break down the spirit of a man and prostrate him in dust seem to call forth all energy of the softer sex. बोल रहा है ऐसे डिजास्टर जिससे एक मैन की स्पिरिट ब्रेक हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है, इस समय जो सॉफ्टर सेक्स है यानी फीमेल, वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है। मतलब मैन कैसे बिहेव करता है, फीमेल कैसे कर रही है वो बता रहा है, मेल और फीमेल। ठीक है, जो जो वुमेन है वो अपनी पूरी एनर्जी को एकत्रित करती है or and gives such intrepidity and elevation to their character that at times it approaches sublimity. फिर बोल रहा है और अपने कैरेक्टर को इतना ऊंचा कर लेती है कि प्योर, सबलाइम मतलब प्योरिटी, एक प्योर फॉर्म दिखने लगता है। ठीक है, nothing can be more touching than to behold a soft and tender female who though displaying all weakness and dependence and alive to every trivial roughness while threading the prosperous paths of life, suddenly rises in mental force to be the comforter and support of her husband under misfortune and abides with unshrinking firmness the bitterest blast of adversity. बड़ी बड़ी लैंग्वेज यूज करके मुद्दा जो है वो छोटा सा रखा है कि जब फॉर्च्यून रिवर्स होती तो विमेन जो है वो बहुत करेजियस वे में डील करती है। ऐसी चीजें जब एक मैन अपनी स्पिरिट की स्पिरिट ब्रेक हो जाती है तब वो विमेन पूरी एनर्जी को अपनी इकट्ठा करती है। और आगे बोल रहा है इससे ज्यादा टचिंग बात कोई नहीं है कि आप एक ऐसी फीमेल के साथ रहते हो जो नॉर्मली सॉफ्ट और टेंडर है, जो दुनिया की सारी वीकनेस डिस्प्ले करती है, डिपेंडेंसी डिस्प्ले करती है, लेकिन द मोमेंट रफ समय आता है तो वो मेंटल फोर्स में इतनी स्ट्रांग हो जाती है और अपने हस्बैंड के कंफर्ट और सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती है विथ अनश्रिंकिंग फर्मनेस, मतलब एकदम फर्म होकर के, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। ये बात यहां पर बोला गया है। अब बाकी हम आपको एक तो पैसेज की मीनिंग समझ में नहीं आई होगी, वो इस वजह से समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगे होंगे, बट क्या हर वर्ड की मीनिंग समझना जरूरी था? नहीं। इसमें ये अगर आप मेन आइडिया बोलो तो मेन आइडिया है विमेन के करेज के बारे में, है ना। मेन आइडिया का सब्जेक्ट है विमेन के करेज के बारे में। ऑथर इसको लेकर के पॉजिटिव है, ऑथर की ओपिनियन है कि बहुत अच्छी बात है, ये अपने हस्बैंड का या मेल पार्टनर का सपोर्ट बन के खड़े होती है इस वजह से। ठीक है, राइट। अब आप देखो कि आंसर्स क्या क्या नहीं हो सकते जो आप लोगों ने मार्क किया। बी, द ऑथर बिलीव्स दैट वीकेस्ट ऑफ द फीमेल कैन बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ऑथर बोल रहा है कि जब सबसे कमजोर फीमेल्स भी, सबसे कमजोर, वीकेस्ट, रॉटन वर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है कि जो सबसे वीक विमेन है वो भी ऐसा कर सकती है। वो ये बोला कि नॉर्मली जो वीक वे में बिहेव करती, डिपेंडेंसी दिखाती है, उसके बारे में बात किया, नॉट वीकेस्ट ऑफ द फीमेल। दैट इज अ रॉटन वर्ड, दैट इज व्हाई बी इज नॉट द आंसर। अच्छा, ए क्यों नहीं है? विमेन आर करेजियस इन टाइम्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, सही है, लेकिन वीक इन टाइम ऑफ फॉर्च्यून ये कहीं नहीं बोला है। ये अच्छे समय में बहुत कमजोर होती है, वो कमजोर अलग तरीके से बोला है। यहाँ पे वीकनेस यानी कम, यानी स्ट्रॉन्ग वीक वाला बोल रहा है। और वहां पर जो वीकनेस की बात की थी, जो सॉफ्ट एंड टेंडर की बात की थी, वो फेमिनिन क्वालिटी की बात की थी।
ठीक है, राइट। तो ये जो वीक है इसकी बात कहीं भी नहीं किया है कि जब अच्छा समय रहता है तो वो कमजोर हो जाती है और जब बुरा समय रहता है तो स्ट्रांग होती है। उसने ये बात वो जरूर बोली कि बुरे समय में वो स्ट्रांग होके सपोर्ट करती है सबका, नॉर्मली वो डिपेंडेंट रहती है, बट बुरे टाइम में सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाती है। तो दिस इज अगेन समथिंग विच इज रॉटन ऑल्सो एंड आउट ऑफ परव्यू, नहीं बोला है पैसेज, ठीक है। द ऑथर इज अमेज्ड दैट द कैरेक्टर ऑफ विमेन कैन बी ऑल्टर्ड बाय हर सर्कमस्टेंसेस। विमेन का कैरेक्टर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी करता है। एक एंगल से सही है, इन्फ्रेंस तो वो निकल रहा है कि सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं तो विमेन का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक। बट आउट ऑफ सी एंड डी क्योंकि मेन आइडिया निकालने बोला है तो डी इज अ बेटर चॉइस। दिस लुक्स ट्रू बट नॉट द मेन आइडिया। एक इन्फ्रेंस बस निकल रहा है कि ऐसा हो सकता है। मेन आइडिया मतलब जिसको बताने के लिए, जिस चीज को बताने के लिए पैसेज लिखा गया है, दैट इज योर मेन आइडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। So we stop here and I hope you learned क्या क्या ट्रैप्स लगते हैं और कैसे एक्सट्रीम वर्ड्स को हमें हटाना है। आपको अपनी गलतियां समझ में आई कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। पढ़ने का तरीका समझ में आया थोड़ा, राइट। सो ऑल वी लर्न टुडे इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैप्स एंड हाउ टू बिल्ड एंटिसिपेशन व्हेन वी आर रीडिंग। ठीक है, देन shall we end the class? Any doubt, anything that you want to discuss? ठीक है, देन बाय, गुड डे।